पुस्तक का नाम उज्जवल भविष्य की सुखद संभावनाएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। विश्व के मूर्धन्य विचारकों ने अपनी सहज प्रज्ञा के आधार पर प्रस्तुत परिस्थितियों की सूक्ष्म विवेचना करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया है कि युग परिवर्तन का समय सन्निकट है। वे इस प्रयोजन में ध्वंस और सृजन की दोहरी प्रक्रिया को पूर्ण प्रखरता के साथ अपना अपना रोल पूरा करने की संभावना व्यक्त करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि अंततः जीतेगा सृजन ही। इतने पर भी यह सब सरल नहीं है। उज्जवल भविष्य का समय आने से पूर्व मानवीय दुष्कृतों और प्रकृति प्रकोपों की काली घटाएं बरसेंगी और उनसे लड़ने के लिए स्वभावतः मानवीय पुरुषार्थ प्रबल और प्रचंड बनेगा। सन 1963 में अमेरिका की प्रसिद्ध जीवशास्त्री महिला प्रोफेसर रॉशल क्रॉसन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्विंग में लिखा है कि 15-20 वर्ष बाद दुनिया के अधिकांश महानगरों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वहां के सभी निवासियों पर अकाल मृत्यु की संभावना हर घड़ी छाई रहेगी। न केवल नगर निवासी वरन उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों को भी कभी भी मरना पड़ सकता है। इस पुस्तक में उन्होंने इस तरह की सामूहिक मौतों का कल्पना के आधार पर चित्रण भी किया है। उस समय तो लोगों ने इन प्रतिपादनों का मखौल उड़ाया, पर अभी कुछ वर्षों पहले अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में, इटली के जॉर्निया तथा जापान के मिनीभाता कस्बे में साइलेंट स्विंग पुस्तक में दी गई स्थिति हूबहू देखने में आई। डेट्रॉइट की हवा में कारखानों की चिमनियों से निकले धुएं के कारण इतनी सल्फर ऑक्साइड जमा हो गई कि वह बादलों के साथ मिलकर दहकते तेजाब के रूप में बरस पड़ी। इटली के जॉर्निया शहर में एक कारखाने में इतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी गई कि मुर्गियां मरने लगीं, पेड़ सूखने लगे और बूढ़े खांसते खांसते परेशान हो गए। जापान के मिनीभाता कस्बे में भी यही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार की घटनाओं को देख जानकर अब काफी लोग यह मानने लगे हैं कि हर व्यक्ति और हर प्राणी के सिर पर मौत नाच रही है। वह कभी भी सैकड़ों क्या हजारों लोगों को अपने पंजे में जकड़ सकती है। सुप्रसिद्ध पश्चिमी दार्शनिक ओस्वाल्ड स्पेंगुलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में लिखा है कि वर्तमान सभ्यता अब बुढ़ापे के दौर से गुजर रही है। उसने संसार में कूटनीति और युद्ध का जो रंगमंच तैयार कर दिया है, वह वास्तव में विनाश नदी की एक ऐसी कगार है जो अब और एक भी बाढ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तृतीय विश्व युद्ध अवश्य होगा और उसके बाद वर्तमान भौतिकवादी सभ्यता का सदा के लिए अंत हो जाएगा। स्पेंगुलर ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वे जीवाश्माओं की विस्तृत गवेषणा पर आधारित हैं और ये तर्क तथा तथ्यों पर इतने आधारित हैं कि प्रत्येक विचारक उन्हें मानने के लिए अपने को लगभग बाध्य सा अनुभव करता है। प्रसिद्ध विचारक और दिव्यदर्शी रोम्या ने लिखा है, मुझे विश्वास है कि श्वेत सभ्यता का एक बड़ा भाग अपने गुणों अवगुणों सहित नष्ट हो जाएगा। फिर एक नई सभ्यता का उदय होगा। रोम्या ने उस नई सभ्यता को भारतीय सभ्यता माना है और कहा है कि आगे भारतीय संस्कृति और दर्शन ही विश्व धर्म विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठित होंगे तथा एक नए समाज की रचना होगी। मुझे जीवन का अंत होने की चिंता नहीं। पश्चिमी ही नहीं, पश्चिमी देश आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं करते, पर मैं करता हूँ। जो लोग इस समय पश्चिमी दुनिया में जन्म ले रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भीषण विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। स्पेन से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका साइंस वेस्ट मिरर में सन 1926 के एक अंक में जी वेजिलेटिन नामक भविष्यवक्ता का लेख छपा था,
जिसमें बताया गया था कि 56 वर्ष बाद अर्थात 1983 में वायुमंडल की जीवनदायी गैसें विषाक्त हो जाएंगी। तब प्रकृति का उग्रतम रूप देखने को मिलेगा। यह उग्रता सन 1980 के बाद क्रमशः बढ़ती ही जाएगी। प्रकृति का इतना भयंकर प्रकोप मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसमें अतिवृष्टि और अनावृष्टि से लेकर उल्कापात तथा ज्वालामुखी के विस्फोट से लेकर चुंबकीय तूफानों तक विनाश के अनेक कारण उत्पन्न होंगे। समुद्र में कई नए टापू निकलेंगे। मित्र जैसे लगने वाले अनेक देशों में परस्पर युद्ध होगा। उसके बाद एक नई सभ्यता और संस्कृति का उदय होगा जो पूर्व देश भारतवर्ष की होगी। उससे ही वायुमंडल शुद्ध होगा, बीमारियां दूर होंगी, आपसी कलह शांत होंगे और संसार में फिर से अमन चैन कायम होगी। लोग भाई भाई की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। देश जाति की सीमाएं टूटकर भ्रात भावना का ही विस्तार होगा। अन्य भविष्य वक्ताओं की तरह श्री जी वेजेलेटेड ने भी यह स्वीकार किया है कि 1930 से सन 2000 तक का समय ही विश्व के नए उद्धारक का कार्यकाल होगा। उसकी विचार शक्ति इतनी तीक्ष्ण होगी कि दुनिया के 3/4 नास्तिकों को तो वह अपने जीवन काल में ही बदल देगा। उसके सहायक के रूप में न केवल उसके देशवासी अपितु सारे संसार के लोग शरीर, धन, परिवार सबका मोह त्याग कर कूद पड़ेंगे। भीतर ही भीतर दीर्घ काल तक सुलगने वाली उसकी क्रांति के सम्मुख संसार के बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति हतप्रभ हो जाएंगे। पिछले दिनों संसार में ऐसे अदृश्यदर्शी पाए गए हैं जिन्हें योगी ऋषि तो नहीं कह सकते हैं, पर भविष्य दर्शन की दृष्टि से उनकी विशिष्टता सर्वमान्य रही है। उन्हें यह शक्ति कैसे मिली, इसका उत्तर अनायास के अतिरिक्त और कोई दिया नहीं जा सकता। इतने पर भी यह हर कसौटी पर सही पाया गया कि उनके कथन अधिकांश में सच निकले। यह उनमें जब तब गलतियां भी निकली हैं। अगली पंक्तियों में जिन अदृश्यदर्शियों के भविष्य कथनों की चर्चा की गई है वे सभी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। यह ख्याति उन्हें किसी विज्ञापनबाजी से नहीं वरन कथनों में सच्चाई मिलने के आधार पर ही फैली। युग संधि के मध्य क्या कुछ घटित होने वाला है, इस संदर्भ में इन प्रख्यात दिव्यदर्शियों के अभिमत पर दृष्टिपात करने से ही निष्कर्षों पर पहुंचना पड़ता है। पहला, अगले 20 वर्ष मनुष्य जाति के सामने असाधारण कठिनाइयों से परे होने की संभावना है। दूसरा, वह समय दूर नहीं जब उज्जवल भविष्य की परिस्थितियां प्रत्यक्ष होंगी। लोग वर्तमान रीति नीति बदल देंगे, व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं समाज व्यवस्था का नया निर्धारण करेंगे। तीसरा, युग परिवर्तन के इन 20 वर्षों में भारत की भूमिका महान होगी। उसे अन्यत्र की अपेक्षा कम विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसकी अध्यात्म भूमिका विनाश को हल्का करके और विकास को निकट लाने के लिए प्रबल प्रयास करेगी तथा सफल भी होगी। जीन डिक्सन का नाम आज विश्वविख्यात है। यह अमेरिका महिला अपनी अचूक भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती हैं। जीन जब सिर्फ 9 साल की बच्ची थी तब एक दिन उसकी माँ ने यूं ही बात बात में बच्चों को पूछा कि तुम्हारे पिता तुम लोगों के लिए क्या लाएंगे। जीन ने 2 पल रुककर जवाब दिया कि वे एक सुंदर सा सफेद कुत्ता मेरे लिए लाएंगे। उस समय पिता 1,25,000 मील दूर थे। दूसरे सभी बच्चे जीन की बात पर हंसने लगे। उस समय पूरा घर आश्चर्य से भर उठा जब पिता घर लौटकर आए तो सचमुच एक सफेद कुत्ता साथ लाए। जीन डिक्सन की यह अंतर्दृष्टि क्षमता बढ़ती ही रही और वे जैसे जैसे बड़ी होती गईं, वैसे ही वैसे प्रसिद्ध भी होती गईं। सर्वप्रथम उनकी चर्चा बड़े पैमाने पर तब चल पड़ी जब उनने खुद सन 1944 में
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के देहावसान की तिथि उनके दफ्तर में जाकर दी। दूसरे महायुद्ध के दिन थे। रूजवेल्ट धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे, इसलिए जब विनम्र स्वरों में जीन ने यह बताया कि मैं एक साधारण गृहस्थ नारी हूं, पर ईश्वर जो मुझे अंतर्दृष्टि दी है वह देश के किसी काम आए, यही चाहकर मैं कभी कभी उसमें कोंधी हुई बातें बताती रहती हूँ, तो रूजवेल्ट ने बड़ी उत्सुकता से और आत्मीयता से उन्हें अपनी बात कहने का आग्रह किया। जीन डिक्सन ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा कि मैंने आपसे संबंधित एक घटना देखी है। जीन को रुकते देख राष्ट्रपति रूजवेल्ट भाप गए और बोले, आप संकोच क्यों कर रही हैं? संभव है आपने मेरी मृत्यु से संबंधित घटना देखी हो, तो आप अवश्य बताने की कृपा करें ताकि मैं अपने शेष कर्तव्य को भलीभांति निभा सकूं। श्रीमती जीन डिक्सन ने बहुत हिचकते हुए बताया, आगामी वर्ष के मध्य में आपकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जीन डिक्सन का आभास पूर्णतः सही था। 1945 के मध्य में रूजवेल्ट का अंत हो गया और साथ ही जीन डिक्सन की राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धि के क्रम का भी आरंभ हो गया। कुछ समय बाद उपराष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक क्लब के एक समारोह में श्रीमती डिक्सन से यूं ही पूछा, क्या आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ बता सकती हैं? जीन डिक्सन बोली, अवश्य, आप शीघ्र ही राष्ट्रपति बनने वाले हैं। थोड़े ही समय बाद ट्रूमैन सचमुच राष्ट्रपति बन गए। इस घटना के बाद जब स्वयं ट्रूमैन ने जीन डिक्सन की शक्ति की चर्चा की तो सारा अमेरिका उन्हें जानने लगा। भारत के विभाजन की भविष्यवाणी भी श्रीमती जीन डिक्सन ने काफी पहले कर दी थी। पहली, भारत में 1975 के बाद तीव्र घटना चक्र गतिशील होगा और वह भौतिक, आध्यात्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि से तीव्रता से प्रगति करेगा। दूसरी, 1979 से 85 के बीच विश्व में कुछ बड़े नेताओं की हत्या के षड्यंत्र बनेंगे और इस दौरान अनेक राष्ट्राध्यक्षों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तीसरी, 1981 से 84 तक का समय विश्व के लिए अत्यंत तनातनी का रहेगा और इस अवधि में युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। चीन का इसमें प्रमुख हाथ रहेगा। चौथी, अगले युद्ध में चीन शस्त्र युद्ध की अपेक्षा कीटाणु युद्ध में विश्वास रखेगा तथा इससे असंख्य प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। चीन के विरुद्ध रूस, अमेरिका एक होकर लड़ेंगे। पांचवी, पश्चिम में ईश्वर तथा धर्म पर आस्था बढ़ेगी। लोग अति भौतिक जीवन से विरक्ति का अनुभव करेंगे तथा धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन जीने की दिशा में प्रयासरत होंगे। छठवीं, भारत में एक ग्रामीण परिवार में जन्मा पला व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। वह गांधी जी की तरह विश्व का मार्गदर्शन करेगा। पुस्तक का नाम उज्जवल भविष्य की सुखद संभावनाएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी, आचार्य। ऑडियो 2। जूल वर्न एक विश्वविख्यात लेखक तो हैं ही, भविष्य दृष्टा भी हैं। जापान द्वारा मंचूरिया पर तथा इटली द्वारा अल्बानिया पर अधिकार कर लेने की भविष्यवाणी सन 1931 में ही उन्होंने कर दी थी। उस समय इसे किसी ने सही नहीं माना था। दूसरे महायुद्ध में जब ये बातें सर्वथा सत्य सिद्ध हुईं तो जूल वर्न की धाक जम गई। चीन द्वारा अणुबम बनाने, भारत पाकिस्तान में संग्राम छिड़ने, बांग्लादेश बनने, इजराइल द्वारा अरबों पर विजय पाने आदि की भविष्यवाणी जूल वर्न ने काफी पहले कर दी थी। एक गंभीर लेखक होने के नाते वे भविष्य कथन के पूर्व काफी सोच विचार कर लेते थे। उनकी कुछ भविष्यवाणियां निम्नानुसार हैं। पहली,
1992 तक अणुशक्ति से भी कई गुनी समर्थ शक्ति का पता चल जाएगा। दूसरी, 1980 से 1990 तक भीषण प्राकृतिक विप्लव, अतिवृष्टि, समुद्री तूफान, अनावृष्टि, भूकंप, भूस्खलन आदि सामने आएंगे। तीसरी, सागरिक उद्वेलन से एक नया टापू समुद्र में से उभर कर आएगा। इस टापू पर एक शक्तिशाली जाति का आधिपत्य होगा और इससे अथाह संपत्ति प्राप्त होगी। चौथी, भारत से एक ऐसा व्यक्तित्व उभरेगा जो सारे संसार को शांति का पाठ पढ़ाएगा। पांचवी, सारी पृथ्वी विशेषकर शहरी क्षेत्र सन 1990 तक भयंकर पर्यावरण प्रदूषण से ग्रस्त हो जाएंगे। छठवीं, नई नई बीमारियां फैलेंगी जो डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आएंगी। सातवीं, धीरे धीरे लोगों में यांत्रिक सभ्यता के प्रति घृणा उभरेगी और बढ़ेगी। आठवीं, यूरोपीय जातियों का झुकाव भारतवर्ष की ओर बढ़ेगा तथा वे आध्यात्मिक जीवन में विशेष रुचि लेंगे। भविष्यवक्ताओं में प्रोफेसर हरार अनन्यतम हैं। इस धार्मिक इजरायली नागरिक को यूरोप अफ्रीका में देवदूत की संज्ञा प्राप्त है। अरब के प्रधान शाह मोहम्मद की यात्राओं की तैयारियां पूरी हो जाने पर भी 3 बार वे यात्रा न कर सकेंगे, ऐसी भविष्यवाणियां उनके समय में प्रोफेसर हरार ने की। हर बार शाह ने अपनी ओर से संभव कोशिश की कि वे यात्रा करें ही, पर पहली बार घोड़े से गिर पड़ने पर शाह के पैरों में खराबी आ जाने के कारण, दूसरी बार मौसम की खराबी के कारण विमान न उड़ पाने के कारण और तीसरी बार पड़ोसी देश द्वारा सहसा हमला कर देने के कारण शाह मोहम्मद को यात्राएं रोकनी पड़ी। इस प्रकार हर बार प्रोफेसर हरार की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इससे प्रभावित शाह मोहम्मद ने प्रोफेसर हरार को व्यक्तिगत रूप से बुलवाया और उन्हें अपना मुख्य मांगलिक सलाहकार बना लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर हरार तिथिवार भविष्यवाणियां करते हैं। भारत पाक युद्ध की तारीख लगभग 2 वर्ष पूर्व ठीक ठीक बता दी थी। बांग्लादेश के अभ्युदय की जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उस समय कोई इसकी कल्पना तक नहीं कर पाता था। प्रोफेसर हरार ने भविष्य के बारे में जो कथन प्रकाशित किए हैं, उनमें से कुछ ये हैं। पहला, 1980 में सारे संसार में तनातनी बढ़ेगी और 1983 से पहले विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। दूसरा, इस युद्ध के दौरान भारत एक अग्रणी नेता के रूप में उभरेगा। तीसरा, मित्र जैसे दिखाई देने वाले पड़ोसी देश या तो आक्रमण करेंगे या आक्रमण के समय मौन रहेंगे, अधिकांश प्रतिपक्ष का समर्थन करेंगे। इसके बाद दुनिया का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होगा जिनकी उनसे पहले तक लोगों ने कल्पना भी न की होगी। यह लोग वीर होने के साथ साथ धर्मनिष्ठ भी होंगे। चौथा, 1985 तक भारतवर्ष अनेक वैज्ञानिक शस्त्रों का निर्माण करेगा और एक प्रचंड शक्ति बनाकर उभरेगा। पांचवा, भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जो कि भविष्य में संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेगा। भविष्यवक्ताओं के डरावने उद्बोध सामने हैं। अगले दिनों समस्त विश्व को एक भयंकर उथल-पुथल से गुजरना होगा, किंतु इसे नवयुग के आगमन के पूर्व की तैयारी मात्र समझा जा सकता है। अवांछनीय प्रवाह ध्वंस की प्रक्रिया द्वारा ही समाप्त होगा और उज्जवल भविष्य की संभावनाएं साकार होंगी। जिस युगांतरीय चेतना के प्राकट्य का उद्घोष भविष्य विज्ञानियों ने किया है, वह इन दिनों नव सृजन की गतिविधियों में संलग्न है। उसका विराट और प्रखर स्वरूप कुछ ही वर्षों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा।